नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात अपराधी मस्त और पुलिस पस्त की। जी हां, पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर कुर्जी इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई है। घर से दीघा इलाके में निकले इस शख्स के ऊपर तलवार से हमला किया गया, जिसमें इस बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपी रिश्ते में भाई बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इन दोनों को पकड़ा और दोनों आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये नशेबाज बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 75 साल के एक बुजुर्ग जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे, इनके ऊपर तलवार से हमला किया जाता है और तलवार से काटकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ क्या करने आए थे? बैठ के चाय पीने आया था सर। तो क्या पता चला आपको? उसके बाद क्या घटना हुआ? वो भारत है तो भारत। अच्छा, आए तो क्या पता चला आपको? देखे कि पड़ा हुआ है। अच्छा, पूरा गिरा हुआ है तो दौड़ के आए, चिल्लाए और बाद भैया को बुलाया। तलवार से काटा गया? हाँ, तलवार से। कौन लोग काटा? बगल के वो किरदार था। तो अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, उसकी एक और बानगी हम आपको दिखाते हैं। पटना के जिन इलाकों में कल तक सुरक्षा चाक चौबंद होने के दावे किए जा रहे थे, वहां दिन के साथ रात में भी अपराधी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने पटना के दीघा इलाके की हम दिखाने जा रहे हैं, जिनमें अपराधियों ने सोमवार की रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। अपराधियों ने 2 लोगों को यहां गोली मारी है। बताया जा रहा है कि परमेश्वर नाम के एक शख्स को निशाना बनाते हुए यहां पर अपराधी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान ये शख्स तो बच निकला, लेकिन 2 लोगों को गोली लग जाती है, जिनका इस वक्त पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल और अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 लोगों को गोली लगी, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जहां पर ये अपराधी हाथों में कट्टे के साथ नजर आ रहे हैं। परमेश्वर नाम के जिस शख्स को ये मारने के लिए यहां पर पहुंचे थे और ट्रेंड यहां पर अपराधियों का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि परमेश्वर के ऊपर भी हत्या का आपराधिक मामला 2019 में परमेश्वर के पिता को भी गोली मारकर हत्या की गई थी और सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई की बात जरूर कह रही है। मौके पर देर रात लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की गई है। और सिलेंडर के भतीजा विवेक, विकास कुमार और बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से बाढ़ से आ रही है, जहां पर मुखिया के देवर को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। बाढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर अपराधियों ने 6 गोलियां दागी हैं। मुखिया के देवर के इस गोलीबारी की घटना में मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोमवार रात की यह घटना है, जहां पर साम्यगढ़ पावर ग्रिड के पास इन लोगों को निशाना बनाया गया। अजगरा बखामा की मुखिया के देवर की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें मुखिया के देवर की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जो इस वक्त अस्पताल में इलाजरत हैं। और इस बीच बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां पर नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा पाई है। 2 आरोपी गिरफ्त में हैं, लेकिन 2 की तलाश अब भी पुलिस की तरफ से जारी है। बक्सर के मुरार इलाके की घटना और 4 दिनों के बाद लड़की को बरामद किया जाता है। अब बयान के आधार पर इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है, जबकि 2 अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। तारीख को मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्ची की गुमशुदगी का मामला आया था, बट थाने में हमें 19 तारीख को सूचना दी गई थी। इसके तुरंत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए परिवार के सहयोग से और स्थानीय पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने बच्ची को 20 तारीख को बरामद कर लिया। बरामद के उपरांत बच्ची का बयान और उनके पिताजी के बयान पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके अंतर्गत 4 अभियुक्तों के खिलाफ हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है।
सामूहिक दुष्कर्म की घटना बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई बाजार की है। जब इस बात की सूचना बक्सर पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह को मिली तो उन्होंने एक विशेष टीम बनाई डुमराव एसडीपीओ के नेतृत्व में, और इस पूरे मामले में बक्सर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फिलहाल फरार है। उनकी छापेमारी को लेकर स्पेशल टीम काम कर रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, मुरार, बक्सर। और गया के विष्णुपद मंदिर में बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी के प्रवेश के बाद धार्मिक और सियासी बवाल इस वक्त मचा हुआ है। तो गया के विष्णु मंदिर में, जिस विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया गया है, वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। गर्भगृह में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने इस पूजा अर्चना की, जिस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से यहां गर्भगृह में पूजा अर्चना की जा रही थी। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ यहां पर बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी पहुंच गए। गैर हिंदू होने के बावजूद उनके मंदिर में प्रवेश पर अब विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर कमेटी ने मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश को गलत करार दिया और इसे कहा गया कि मुख्यमंत्री को तो जानकारी थी, हमें पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद यहां पर प्रवेश और अब शुद्धिकरण इसका किया जाएगा। मोहम्मद इजराइल मंसूरी हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं खुशनसीब हूं कि मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। विष्णुपद मंदिर का दर्शन उनके लिए सौभाग्य की बात है। और चलिए अब आपको गया के इस विष्णुपद मंदिर के उस शिलापट को दिखाते हैं, जिस प्रवेश द्वार के बाहर बड़े बड़े शिलापट लगाकर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताया गया है। यानी जो हिंदू नहीं है वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अहिंदू प्रवेश निषेध, यानी कि जो हिंदू नहीं है वो यहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पहुंच गए, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में प्रवेश कैसे और क्यों हुआ, इस पर चर्चा की जा रही है। सवाल यह भी कि सीएम उन्हें अपने साथ मंदिर के गर्भगृह में लेकर क्यों गए, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जानकारी है कि गया के इस विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ऐसे लोग अगर आकर के प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रवेश निषेध है। जी जी। अगर हम लोग जानते तो उनको कहते कि हाँ इस तरह का प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन इस पर अभी क्या बोले हम इस पर। नहीं तो आप लोग कुछ कदम उठाए होंगे ना, ऐसा कुछ हमारी क्या विशेष पूजा हो जाए महामृत्युंजय, ऐसा कुछ आप लोग? हमारी कमेटी है, कमेटी बैठेगी तो इस पर बात किया जाएगा। मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। प्रवेश किए इसकी जानकारी हम लोगों को तो नहीं था, चेहरा से हम नहीं पहचान रहे थे उनको, लेकिन जो लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको, हमारे लोकल बगल के जो है चंदन सिंह थे और चंदन सिंह के साथ ही वो थे, उन्होंने भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। इसके लिए हमको बहुत जो है क्षोभ है। तो मंत्री इजराइल मंसूरी के इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश के बाद अब ये मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजनीतिक दलों ने इसे लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी, लेकिन इस बीच आज इस फल्गु नदी से पानी लेकर इस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हालांकि विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह को पवित्र फल्गु नदी के जल से धोया गया है और शुद्धिकरण किया गया है। हालांकि इस मामले में भाजपा जो नेता जो हैं अब इसको जो मंसूरी जी को
बर्खास्त करने की मांग किया गया है और उससे माफ़ी मांगने की भी मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले में विष्णुपद मंदिर प्रबंध करने के जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यह जानबूझकर किया गया है, लेकिन उन्हें जो बातें कह रहे हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ हम मंदिर में प्रवेश किए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें क्षमा मांगना चाहिए और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस तरह का मामला तूल पकड़ने के बाद जो है अब विभिन्न राजनीतिक गलियारों से हलचल मच गई है। वहीं जब इस मामले में SC/ST मंत्री संतोष सुमन से जब बात की गई तो उन्होंने यह बात को लेकर के चुप्पी साध लिया है। तो बता दें कि कल पितृपक्ष मेला की तैयारी का जायजा लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विष्णुपद आए थे और उसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी विष्णुपद मंदिर में भी चले गए थे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो विश्व प्रसिद्ध गया का ये विष्णुपद मंदिर जहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, बड़े बड़े शिलापट पर यह लिखा गया है। इसके बावजूद यहां पर इजराइल मंसूरी का पहुंचना अब विवाद को तो जन्म दे ही रहा है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस और JDU ये कह रही है कि इसे बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, आप गया में अपने एक मंत्री इस्राइल मंसूरी जी को जो लेकर के गए थे विष्णुपद मंदिर में, तो आप 17 सालों में आपको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को जाने के लिए पाबंदी है। आप कुर्सी बचाए रखने के लिए हिंदुओं के भावनाओं से कितना खिलवाड़ करेंगे। देखिए, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि मुसलमान मंदिर जाएं, हिंदू मस्जिद जाएं, सिख भी मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों पर जाएं, गुरुद्वारे भी जाएं, मुसलमान भी गुरुद्वारे जाएं, हिंदू तो जाते ही जाते हैं। हम सारे लोग जब सभी धार्मिक स्थलों पर जाना शुरू करेंगे तभी धर्म का असली मर्म समझेंगे, तभी सभी धर्मों की इज्जत करना सीखेंगे। बीजेपी बेवजह का इस मामले को तूल दे रही है। ये कोई मुद्दा नहीं है। सब धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। तो बीजेपी तो यही चाह रही है कि भाई भाई में नफरत फैलाएं। और अब बात राजधानी पटना की, जहां कल सोमवार को डाक बंगला चौराहे पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की तरफ से धारा 144 को लागू कर दिया गया है। यानी 5 से ज्यादा की संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं लगाई जा सकती, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित। युवाओं के वोट से सरकार सत्ता में आई, उन्हीं युवाओं से, छात्रों से सरकार डर चुकी है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल पटना के जिलाधिकारी ने जो निर्देश जारी किया है, अगले 3 दिनों तक गांधी मैदान से लेकर के डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड और बेली रोड में जो है धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं रहेगी। धारा 144 लागू कर दिया गया है और ये निर्देश जो है डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने जारी किया है, उनके तरफ से ये निर्देश जारी किया है। अमूमन जो आंदोलनकारी होते थे, चाहे छात्र हों या विभिन्न संगठन के जो लोग हैं, वो इसी गांधी मैदान में इकट्ठा होते थे और यहाँ से उनका मार्च जो है, चाहे राजभवन के लिए हो, मुख्यमंत्री आवास के लिए हो, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के लिए हो, सभी जगह पे मूव करता था। प्रशासन को जो है एक तरह से कहीं न कहीं इन भीड़ को रोकने में मशक्कत होती थी। कल भी जो तस्वीर नज़र आई, उस तस्वीर में जिस तरह से के सिंह ने एक छात्र पे लाठीचार्ज किया, बुरी तरह से गंभीर हो गए और अब यह पूरा मामला जो है वो कह सकते हैं कि पूरे तौर पे उठा है। राजनीतिक गलियारे में भी सरकार की किरकिरी हो रही है और इसी को देखते हुए पटना के डीएम ने, चंद्रशेखर ने, ये निर्देश जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक गांधी मैदान से लेकर के डाकबंगला चौराहा, बिहार विधानसभा, बेली रोड, बोरिंग रोड में सभी जगहों पे धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान जो है कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। 5 से अधिक लोग जो है वो इकट्ठे जमा नहीं हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं छात्रों का डर जो है अब सरकार और शासन प्रशासन में साफ नजर आने लगा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित मान, न्यूज़ 18 पटना। तो एडीएम के सिंह की गुंडागर्दी के शिकार अनिसुर रहमान ने बिहार में बहाली को लेकर सीधे 5 दिनों का अल्टीमेटम थमा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया
नियुक्ति को लेकर 5 दिनों में अगर बहाली के लिए नहीं निकाले गए नोटिफिकेशंस तो इसे लेकर पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही साथ अनिसुर रहमान ने यह भी कर दिया कि अगर हालात में तब्दीली नहीं तो बहुत कुछ होगा। हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपने जो किया हम बर्दाश्त करते गए। आज हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, मरते दम तक अगर आप अंतिम दिसंबर 2022 तक बहाली पूर्ण नहीं किए, आपकी सरकार क्या, आपको मजबूर होना पड़ेगा, अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और नीतीश तेजस्वी जो चाचा भतीजा हैं, उनसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि समाजवादी जो आप दावा करते हैं, खोखला दावा, उस दावे को छोड़िए और अपने समाजवादी के नियमों पर आइए, ठीक है। और अगर आपके अंदर साहस है, अगर तेजस्वी बाबू आप अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, तो पलटू चाचा के साथ साथ आप उनको सही डिसीजन बताइए कि आप दिसंबर 19 तक संपूर्ण बहाली होना है। 5 दिन का टाइम देते हैं संपूर्ण बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने का। 6ठा दिन बिहार बंद का आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, सरकार के नाक में दम कर देंगे। जिस तरह सरकार ने 4 साल से हमारे नाक में दम के हमको मारा ना, अरे हम अपने हर तराने में हमेशा गाएंगे तुझको, अरे लहराएंगे तुझको या लिपट कर आऊँगा, है ना, लिपट कर आऊँगा तुझ में या फिर लहराऊंगा तुझको। मेरा तिरंगा का जो अपमान हुआ उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं, लाठीचार्ज जो हम पे किया है वो पदाधिकारी नहीं किया है, नीतीश चाचा करवाया है, तेजस्वी चाचा करवाया है, ठीक है। और पदाधिकारी को जो है वो इस भारत का जो समाज, जो संविधान जो सजा देना चाहता है वो दे सकता है, ठीक है। तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने छात्रों के हाथ में तिरंगे और इस तिरंगे के साथ प्रदर्शन पर निकले इन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर सीधे तौर पर बिहार सरकार पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और प्रशासनकारियों पर जिस प्रकार से उनको लहूलुहान करने का प्रयास किया, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है माननीय मुख्यमंत्री जी कि बिहार में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को जब भारत के तिरंगे के साथ वो प्रदर्शन कर रहे थे तो आपके प्रशासन और पुलिस के लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर कर उन्हीं हाथों पे लाठियां बरसाई जो हाथ तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को और प्रशासन के लोगों को कि जो लड़का नौजवान प्रदर्शन कर रहा था, अपनी बातें रखना चाह रहा था, उन हाथों पे आपने डंडे बरसाने का काम किया है। तो वहीं जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने कल छात्रों के ऊपर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों के ऊपर लाठियां चटकाई गई वो निंदनीय है, लेकिन इन छात्रों की शक्ल में इस भीड़ में एबीवीपी छात्र भी शामिल थे। कि कुछ तथाकथित राजनीतिक दल के लोगों को ये पच नहीं रहा है, तो अब अनपची की शिकार जो लोग हुए हैं वो कुछ युवाओं को इमोशनल करके धार देने में लगे हुए। उसमें देखिएगा अभ्यर्थी कितने होंगे और एबीपी के वर्कर कितने गए होंगे। सच ये है कि जो रोजगार वाले या जो नौकरी वाले या जो अभ्यर्थी हैं वो संयम से अपनी बातें रखते हैं, उसमें एबीपी के लोग घूस करके हुड़दंग करके उन बच्चों की छवि खराब करवा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां पर आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक आज शाम होने जा रही है। राबिया आवास पर शाम के 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ सभी विधायकों की मौजूदगी आपको नजर आएगी। ये बैठक आज शाम राबड़ी आवास पर शाम के 7 बजे होने वाली है। विधानसभा में सत्र को लेकर इस दौरान बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। बहुमत साबित करने के साथ नया विधानसभा अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसे बनाए जाने पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है।
तो आरजेडी विधानमंडल दल की यह बैठक आज शाम राबिया आवास पर 7 बजे होगी, जिसमें तेजस्वी यादव की मौजूदगी होगी। साथ ही तमाम विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा में सत्र को लेकर के चर्चा संभव मानी जा रही है। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसे लेकर भी बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका किसकी तरफ से निभाई जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। विजय सिन्हा के नाम पर हालांकि चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन किस रूप में होगा, बीजेपी विधानमंडल दल इसे लेकर चयन करता नजर आएगा। विजय सिन्हा के नाम पर सहमति संभव हालांकि मानी जा रही है। बड़े नेताओं से विजय सिन्हा की मुलाकात हुई है। बीती रात मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि इस रेस में विजय सिन्हा सबसे आगे चल रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद भी हालांकि इस रेस में मौजूद हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।